इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन एंड इवैल्यूएशन या लिमिटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसिंग। तो जैसे कि हर एक आंसर का लिमिटेशन और इवैल्यूएशन होता ही है इकोनॉमिक में, तो वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेनिफिट, इससे पहले हमने इम्प्लीमेंटेशन और फीचर्स पढ़ लिए हैं। तो बेनिफिट टू बिग फार्मर, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्राइसिंग है उसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो बिग फार्मर होते हैं उनके लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे कि ऑल द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड द प्रोक्योरमेंट प्राइस हैव प्रोवाइडेड इंसेंटिव्स टू द फार्मर टू प्रोड्यूस मोर, बट ओनली द रिच एंड द बिग फार्मर्स, ओके, और लैंडलॉर्ड्स हैव रिपीट मोस्ट ऑफ द बेनिफिट आउट ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी। तो होता क्या है, तो जो स्मॉल फार्मर होते हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि जो बिग फार्मर होते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट देती है, जो परचेज़ करती है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, वो प्राइस भी किसको मिलता है? बिकॉज दे आर द अबव हु ऑफर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मार्केटेबल सरप्लस। तो जो लार्ज फार्मर होते हैं ना, वो उनका मार्केटेबल सरप्लस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस का बेनिफिट पहले और ज़्यादा मिलता है। बट जो स्मॉल फार्मर होते हैं उनकी क्वांटिटी ही बहुत लेस होती है, इसलिए उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो ये एक लिमिटेशन और डिसएडवांटेज है एग्रीकल्चर प्राइसिंग का। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट है इनइफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यस, जैसे कि हम देखते हैं पीडीएस। तो पीडीएस इज़ मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू द व्हीट एंड द राइस वाइल कोर्सेज ग्रेन्स आर इग्नोर। ठीक है, तो जैसे कि हम पीडीएस देखते हैं, जो राशन कार्ड वगैरह से जो पुअर पीपल को राशन मिलता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो पीडीएस है वो सिर्फ व्हीट और राइस जो ये ट्रेडिशनल है चीज़ें, उस पे ही बेस्ड रहता है। ठीक है, और पल्सेस हो गया, और भी बहुत सारे प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, राइट, वो वाली चीज़ों को, ग्रेन्स को इग्नोर किया जाता है पीडीएस में। तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड इट इज़ मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। यस, अगर हम पीडीएस को देखें तो ये कॉन्सेंट्रेट किस पे हो रहा है? सिर्फ अर्बन एरिया में ही हो रहा है। ठीक है, रूरल एरिया में नहीं। मतलब करप्शन इतना ज़्यादा है कि रूरल एरिया में जा नहीं पाता। क्या? पीडीएस, दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका मेनली अर्बन एरिया में ही होता है। एंड द रूरल कवरेज इज़ ओनली मार्जिनल एट हैज़ फेल्ड टू सर्व वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि एग्रीकल्चर प्राइसिंग का, कि पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो वीकर सेक्शन जो होते हैं सोसाइटी का, वहाँ तक वो नहीं ट्रांसफ़र हो पाता। ठीक है, द सप्लाई ऑफ एसेंशियल आइटम अंडर द पीडीएस इनएडिक्वेट। ठीक है, तो जो सप्लाई है पीडीएस का, पीडीएफ लाइक जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसकी प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि ये पहली बात तो ये अर्बन एरिया में ही लिमिट हो जाता है, इसका रिस्ट्रिक्टेड रहता है। दूसरी बात है, इसमें जो ग्रेन्स रहते हैं वो सिर्फ राइस और व्हीट रहते हैं, और वो जो वीकर सेक्शन होता है वहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाते। तो एग्रीकल्चर जो प्राइसिंग है, ये उसका क्या है? लिमिटेशन है। थर्ड पॉइंट क्या है? लिमिटेड कवरेज। यस, जो एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी है उसका जो कवरेज है वो बहुत लिमिट है। क्यों? क्योंकि ओनली एग्रीकल्चरल कमोडिटी एंड द टोटली नेग्लेक्टेड कैश क्रॉप्स, पल्सेस एंड द ऑयल सीड फार्मर्स बेनिफिट ओनली इन केस ऑफ राइस एंड व्हीट। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी कवर्स ओनली एग्रीकल्चरल कमोडिटी, ओके, एंड द टोटली नेग्लेक्टेड। अब हम देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर प्राइसिंग है वो क्या करती है, क्या कवर करती है? सिर्फ व्हीट और राइस को ही कवर करती है, और जो पल्सेस हो गया, कैश क्रॉप्स हो गए, कॉटन, ऑयल सीड्स, ओके, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ों को क्या करता है? इग्नोर करता है। हाँ, फार्मर को बेनिफिट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ किस में? अगर वो राइस और व्हीट प्रोड्यूस करेगा तो। ठीक है, और किसी केस में उसको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं हम, डिफ़िकल्टी इन डीलिंग फेयर प्राइजेस। यस, डिफ़िकल्टी इन डीलिंग फेयर प्राइजेस। तो जो फेयर प्राइजेस होती है उसमें डिफ़िकल्टी आती है। कैसे?
The most controversial issue has been what constitute as a fair level of the support and the procurement price. It may be said that the price fixed be regarded as a fair if it were above the cost of the production. Yes, even though it were much below the free market price. In case of the monopoly procurement, it was not easy to determine the fairness of the administrated price. Here, the price movement of the competing crops could be taken into the consideration to avoid the distortion of the cropping. तो कहने का मतलब है कि अगर जो फेयर प्राइजेस जो भी हम सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, तो इसमें एक बहुत बड़ा इशू क्या आता है कि जो सपोर्ट प्राइस है, ठीक है, जो प्रोक्यूरमेंट प्राइस है, जिस प्राइस पे गवर्नमेंट परचेस करती है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जो फार्मर की क्रॉप्स परचेस करती है, वो कैसा होना चाहिए, वो जो प्राइस है ना, वो अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा होना चाहिए। इन द सेंस, अगर 1 kg राइस प्रोड्यूस करने में फार्मर को लग रहा है 50 रुपीज़, तो एटलीस्ट उसको 60 मिलना चाहिए। ओके, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 1 kg राइस प्रोड्यूस करने में उसको 50 रुपीज़ लग रहा है, तो उसको 60 रुपीज़ तो मिलना चाहिए। इट इज़ द लाइक, इसको बोलते हैं इट इज़ द मतलब अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो प्राइस है अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिसको कॉस्ट लगा है उससे ज़्यादा उसको प्राइस मिल रही है, तो ये सही है। बट अगर हम देखें मोनोपोली केस में, तो फेयरनेस प्राइस, मतलब जो फेयर प्राइजेस होती है, जो रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलनी चाहिए, एक रीजनेबल प्राइस मिलनी चाहिए फार्मर को, वो नहीं हो पाता, प्रॉब्लम्स होती है उसमें, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है किसका, एग्रीकल्चरल प्राइसिंग का, माउंटिंग, ठीक है, माउंटिंग फिजिकल डेफिसिट। यस, माउंटिंग का मतलब क्या होता है कि लाइक जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल इन द सेंस टैक्स से रिलेटेड डेफिसिट, और डेफिसिट का मतलब क्या होता है, लॉस, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड लॉस। तो बेसिकली माउंटिंग मतलब क्या हो रहा है कि ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, माउंटेन, ओके, बढ़ती जा रही है। तो यूज फूड सब्सिडीज, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर प्राइजेस पॉलिसी इन्वॉल्व्स द एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स। यस, अब जितना ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी किसको, मतलब जो भी एग्रीकल्चरल पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बेसिकली प्रोक्योरमेंट प्राइस जो अभी हमने बात की, मतलब एग्रीकल्चर के प्रोक्योरमेंट प्राइस, मतलब गवर्नमेंट उतने मिनिमम प्राइस में फूड ग्रेन्स को परचेस करती है, फिर पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये सारी चीज़ों के लिए सब्सिडीज यूज़ करती है, तो उसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो जाता ही है ना। एंड वेयर हाउसिंग, स्टोरेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन वाया पीडीएस थ्रू फेयर प्राइजेस शॉप्स, ठीक है। दिस एक्सपेंडिचर नोन एज द फूड सब्सिडीज हैव राइजन इनॉर्मसली इन रिसेंट ईयर, ठीक है। अब इनॉर्मस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो रहा है। इसी केस को हम डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक में अगर हम डेफिसिट की बात करें, तो डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि व्हेन रेवेन्यू इज़ लेस देन एक्सपेंडिचर, और वी कैन से दैट व्हेन द एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन रेवेन्यू। तो ये प्रॉब्लम आ जा रही है, क्यों, क्योंकि सब्सिडीज एंड ऑल से जो गवर्नमेंट देती है, ओके। हाउएवर द गवर्नमेंट कैन स्पेंड मोर फॉर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। फिर भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिससे इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को कम करके ये मिनिमम प्राइस दे सकती है, ठीक है, किसको, फार्मर को। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती जा रही है, क्या, फिजिकल डेफिसिट। इसलिए हमने फीचर्स में देखा था, एक पॉइंट आया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को नेशनल, हमने 5th चैप्टर में देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट सपोर्ट पे कम डिपेंड रहना चाहिए, है ना, लेस डिपेंड ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट, और एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए। ये क्यों बोला गया था, इसी वजह से बोला गया था, ठीक है, क्योंकि माउंटिंग फिजिकल डेफिसिट हो रहा है। एंड द 6th पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन इन इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। यस, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। अब
ये जो है CACP हैज़ बिन इंक्रीजिंग प्रोक्योरमेंट प्राइजेस ईयर आफ्टर ईयर। अब ये प्रोक्योरमेंट प्राइजेस तो बढ़ती जा रही है। कैलकुलेशंस बाय CACP आर क्वेश्चन बाय द इकोनॉमिस्ट। द इंक्रीज इन द प्राइस हैज़ नथिंग टू डू विद द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। लार्ज फार्मर होल्ड फूड ग्रेन्स एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्राइस। ये तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है, जो गवर्नमेंट जिस प्राइस पे परचेस करती है गुड्स एंड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स, तो वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज करने की मांग हो रही है। बट ये जितना अभी हमने देखा ऊपर के पॉइंटर में, माउंटिंग फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ रही है। तो अगर प्रोक्योरमेंट प्राइस इंक्रीज होती जाएगी तो और डेफिसिट बढ़ता जाएगा, मतलब रेवेन्यू कम होते जाएंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। तो अभी ये इकोनॉमिस्ट ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अब ये होता क्या है कि जो लार्ज फार्मर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, होल्ड फूड ग्रेन, एंड वो फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को टू इंक्रीज द प्राइस। तो होल्ड फूड का मतलब क्या होता है, होर्डिंग मतलब क्या होता है कि वेयर हाउसिंग में वो, जैसे कि इन लोगों ने फॉर एग्जांपल फार्मर ने क्या अनियन प्रोड्यूस किया, ठीक है, क्या प्रोड्यूस किया, अनियन प्रोड्यूस किया। तो अब अनियन प्रोड्यूस कर रहा है वो, तो होता क्या है, उसने होल्ड करके रखा, मतलब वेयर हाउसिंग में रखा है कि इन फ्यूचर अगर उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी, ठीक है, प्राइस इंक्रीज़ होगी तो वो क्या करेगा, सेल करेगा। तो ऐसी इस चीज़ को होर्डिंग बोलते हैं। तो बेसिकली ये लोग ऐसे, जो लार्ज फार्मर होते हैं वो ऐसी सारी चीज़ें करके गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि इंक्रीज़ करो प्राइस, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन और इवेल्युएशन है किसका, एग्रीकल्चरल प्राइसिंग का। 7th पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन रूरल पुअर। यस, अगर हम देखें, गवर्नमेंट assumes that the increase in agricultural prices leads to higher return to the farmer, which in turn leads to higher wages to the agricultural labor. However, benefit of higher prices hardly accrue to the poor farmer. Yes, as they do not supply much marketable surplus, and on the contrary depend mostly on the market for the meeting their consumption requirement. Thus the bulk of the rural population has suffered on account of high and increase of food grains prices. ठीक है, तो अब इम्पैक्ट ऑन द रूरल पुअर, ठीक है, जैसे कि हमने 6 पॉइंट में देखा था कि कंट्रीब्यूशन टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा ना, क्योंकि ग्रेन्स की प्राइस बढ़ जाएगी। तो अभी इम्पैक्ट ऑन रूरल पुअर पे हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो ऐसा हो, अगर हम देखें जनरली तो प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ने से क्या होगा कि फार्मर को ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे वो 10 रुपये का बेच रहे थे अपना ग्रेन्स पर केजी, अभी वो 20 रुपीज़ का बेच रहे हैं, तो उनको अभी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो हायर इनकम मिल रहे हैं, तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होगी। बट अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज किसका हो रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है स्मॉल फार्मर का, क्योंकि उनका मार्केट में बहुत ज़्यादा ये मार्केटेबल सरप्लस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वो नहीं सेल कर पाते, ठीक है, जिसकी वजह से उनको तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर प्राइस ज़्यादा हो जा रही है तो इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, रूरल पुअर पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है एग्रीकल्चरल प्राइसिंग का। Regulated market. 8th one, regulated market. Most of the state have regulated market which have helped the stabilize agricultural prices. Regulated market fix appropriate prices in the interest of the farmer. तो अभी बहुत सारे स्टेट ने क्या किया है कि रेगुलेटेड मार्केट सेटअप करके रखा है। तो रेगुलेटेड मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे स्टेबल प्राइस होती है, मतलब जो फार्मर उस पर्टिकुलर मंडी और मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, जिसके लिए उनको स्टेबल प्राइस मिलेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर बेसिकली नेचर पे डिपेंड होता है। तो इसमें नेचुरल कैलेमिटी हो गई या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होने की वजह से फ्लक्चुएशन होता है, किसने हम लोग पढ़ते हैं कि सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम स्टेबल एग्रीकल्चर प्राइस सेट कर सकते हैं, वो किस में होगा, रेगुलेटेड मार्केट में होगा, ठीक है। फिक्स एप्रोप्रिएट प्राइस इन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर, जो भी फार्मर का इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट प्राइस क्या होगी, सेट की जाती है, ठीक है। आज हमने इवैल्यूएशन और लिमिटेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसिंग देखी, पढ़ी। आई होप आप लोग को समझा होगा। थैंक यू सो मच।